नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। और हम लोग के जिंतूर में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर अबूज़र मिर्जा जी, जी। जो इस फील्ड में बहुत अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं। बेसिकली वो सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी सिविल इंजीनियरिंग में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्किटेक्ट फील्ड में आर्किटेक्चर फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आज तक के उनके जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब आपका स्कूलिंग कैसा रहा, हम्म। आपका कॉलेज कैसा रहा, हाँ जी। और सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, जी। या इंस्पिरेशन कौन था कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर हम्म। बनूंगा? क्या बताएंगे? जी। मेरा नाम मिर्ज़ा अबूज़र बेग है, इंजीनियर। मेरा एजुकेशन जो है हाई स्कूल का यहाँ पे हुआ जिंतूर में, जो विलास रॉय स्कूल उर्दू मीडियम से हुआ है। तो उसमें मैं उर्दू मीडियम से उस टाइम पे 2010 की बात है, तो उस टाइम पे तालुका फर्स्ट था। उसके बाद फिर मोटिवेट किया मुझे, हमारे कज़िन है वो भी सिविल इंजीनियर है, तो उनके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू थे और वो मुझे राय वगैरह देते थे कि आप सिविल में आइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो मैंने थोड़ा डिटेल लेना शुरू किया उसकी। जब साइंस से मेरा एजुकेशन चालू था उस टाइम पे डिटेल लिया, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें, तो फिर वापस तय किया कि वहीं पे जाते हैं। तो शुरू में डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से यहीं से हुआ है। उसके बाद भी शिवाजी कॉलेज परभनी में जो है एसआईटी यूनिवर्सिटी से, उससे पास आउट है, 2019 की बैच से पास आउट है। और अभी फ़िलहाल तो 2020 से वर्क्स वगैरह चालू है। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आर्किटेक्ट फील्ड में है, तो इसलिए मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह में ज़्यादा फोकस है, और उसी के साइड्स मेरे ऑलमोस्ट ज़्यादा चलते हैं। ओके। और इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपका हाँ। कौन था? हाँ, इस फील्ड में आने के लिए मोस्टली तो मेरे फादर थे मोटिवेशन देने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया था पहले से ही कि सिविल इंजीनियरिंग करना है, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। लेकिन बाद में मैंने जैसा उसकी स्टडी किया और मुझे कजिन्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह से जो सीनियर्स थे उनसे बात की, तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। तो इंटरेस्ट होने के बाद फिर फील्ड चूज़ की फाइनली, और फाइनली हैप्पी है कि यही फील्ड चूज़ की। वाह! तो आपको दूसरा कुछ बनना था, मतलब दूसरा आपके? एक दिमाग में था कि डॉक्टर बनते हैं, लेकिन अच्छा। बाद में वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था। वाह! हम्म। तो आपने इस, लेकिन अब अच्छा लग रहा है इस फील्ड में हाँ, आने के अभी बाद? बढ़िया है, अभी तो सब सेटल है। वाह वाह वाह! हम्म। नहीं, उल्टा ऐसा मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर और इस फील्ड में एक एक अपोजिट बात ये है हाँ। कि डॉक्टर के पास जब लोग लोग आते हैं ऐसा चेहरा बना के, लेकिन इधर हम्म। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप जब घर बनाएंगे तब हम्म। हंसते हुए जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल मेरे सही ख्याल बात से है। ये एक दोनों फील्ड की खासियत हाँ, है। हमारा भी वही फोकस होता है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर बाकी तो बराबर। बिजनेस चलता रहेगा अपनी जगह पे। वेरी गुड। तो अब आते हैं पहले प्रोजेक्ट की ओर, जी। जो सिविल इंजीनियरिंग के बाद एक पहला पड़ाव आता है, हम्म। जिसके बाद पहले उस हर एक को लगता है कि मेरा पहला हाँ प्रोजेक्ट जी, बिल्कुल। जो एक अलग अहमियत हम्म। रखता है। तो आपके पहले प्रोजेक्ट के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी हाँ। यादें जुड़ी हैं आपकी? मेरा पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइन का ही था। एक हाउस हाउस डिज़ाइन किया था मैंने। हमारे गली में ही जो थे, हमारे एक नेबर थे, उनका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, उसके बाद उनको इंटीरियर करना था। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने एक डिज़ाइन अपलोड किया था व्हाट्सअप स्टेटस पर, तो उन्होंने वो देखा और मुझे तभी कांटेक्ट किया। तो वो मेरी फर्स्ट साइट ऐसे ही समझो, एक स्टेटस के थ्रू आ गई थी फर्स्ट साइट। वाह! तो वापस मुझे स्टार्ट करने के लिए फिर बाद में आगे मोटिवेशन मिलता रहा, लोग जुड़ते रहे, मटेरियल वाले, क्वांटिटी वाले, सब कारपेंटर, लेबर सारे जुड़ते गए, लिंक जुड़ती गई। और अभी तो 120 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्या बात है, मतलब आप सच में यंग होने के नाते अपने डिजिटल मार्केटिंग का सबसे यस, यस। पहला तो यही हो गया यस, कि, यस। और वहां से ही आपको उसी क्लाइंट में मिल थोड़ा गया। बहुत इंटरेस्ट था, फोटो एडिटिंग वगैरह भी परफेक्ट थी। वाह! मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ करता था पहले मैं, अच्छा। लेकिन बाद में अभी फील्ड में आने से वो थोड़ा कम हो चुका है। अच्छा। लेकिन उसका फ़ायदा इस फील्ड से रिलेटेड भी उठाया मैंने, बराबर है। अब अपना आप को प्रमोट करने के लिए वगैरह। बराबर, अब सोशल मीडिया का हाँ। यूज इसलिए कीजिए हाँ जी, हाँ कि जी। अपने प्रोजेक्ट जी, जी। प्रमोट करने के लिए। जी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर पेज भी है मेरा, आर्किटेक्ट ए बी मिर्ज़ा बोलकर। तो ओके। उस पे मेरे सारे फील्ड के प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह रहती है उसमें। ओके, अब आएंगे कुछ टेक्निकल सवाल के जी। ऊपर। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड में आपने अगर देखा रहेगा तो इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज जी, जी। बहुत ज्यादा है, और ऐसे अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कभी खतरनाक साबित भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो आप कैसे ये हुँ। सिचुएशन हैंडल करते हो और कैसे देखते हो इस सिचुएशन को, क्या बताएंगे? ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें जो है ना, ये अनस्किल्ड लोगों का काम ही नहीं है असल में, देखा है। लेकिन लोग को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर, जहाँ खास तौर पे जो रूरल एरियाज़ है, उसमें लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि बस कुछ पैसा बचाया जाए, कुछ फीस बचाई जाए, और काम किसी को भी अनस्किल्ड लेबर वगैरह को, कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, जिससे उनका ही नुकसान है। आगे फिर वो 10-20 हज़ार, कुछ लाखों में उनका नुकसान होता है। तो वो ऐसे कुछ कॉस्ट कॉस्ट बचाने के लिए अनस्किल्ड लेबर को देने से वर्क आपका सही से होने वाला नहीं है। उनको टेक्निकल नॉलेज ज़ीरो होती है। वही आप अगर किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से काम कराएंगे ना, फीस भले ही आपको लगेगी, लेकिन आपका काम आपको 10 साल 100 साल तक सर्विस देगा उनका काम।
तो आपको चाहिए कि अनस्किल्ड लेबर से थोड़ा सा दूर ही रहें। ओके। दूसरा, आप सिविल इंजीनियरिंग में करते हो और आर्किटेक्चर में रुचि जी रखते हो, इसलिए और एक सवाल पूछता हूँ जी कि प्लान हम्म, एक फेज सबसे इंपॉर्टेंट जी रहती है जी जी कंस्ट्रक्शन में, तो प्लान इस फेज को आप कैसे देखते हो और आपके नज़र में उसका इंपॉर्टेंस आप क्या जी बताएंगे? जी कौन सी फील्ड में समझो स्टार्टिंग प्लानिंग से ही होती है। प्लानिंग अगर परफेक्ट है तो आगे का काम परफेक्ट होगा। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले क्लाइंट से मीटिंग करके उनके सारे रिक्वायरमेंट लेते हैं, उनकी जगह वगैरह देख कर उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो नोट डाउन करके उनको उस हिसाब से वर्क करते हैं। उसके बाद उन्हें वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कि कुछ माइनर चेंजेस वगैरह करना है तो उस प्लान में चेंजेस वगैरह करके, जिसमें हम खास तौर पर ख्याल रखते हैं वास्तुशास्त्र का और उनके जो टिपिकल चीज़ें हैं, किसी को रूम बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, घर की लेडीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है तो उनका भी सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से किचन वगैरह, उनको रहना है दिन भर ज़्यादा घर में, तो वो हिसाब से सारी चीज़ें उनकी डिस्कस करके क्लाइंट से उसके बाद हम एक प्लान फाइनल करते हैं। जनरली 2-4 प्लान में एक प्लान फाइनल होता है, एक फाइनल होता ही नहीं। तो वो फाइनल होने के बाद उसके आगे की स्टेप जो भी कंस्ट्रक्शन की है या इंटीरियर डिजाइनिंग की है, वो हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वाह! अब आगे का सवाल ऐसा है कि आप रेज़िडेंशियल में भी बहुत अच्छा जी काम कर रहे हैं, तो रेज़िडेंशियल में बहुत बार आपने क्लाइंट से सुना होगा जी कि हमारा बजट बहुत कम है जी जी और इसी बजट में हमको बिठा के हम्म दो। तो ये बजट और क्वालिटी, हम्म ये दोनों आप कैसे एक साथ लेके चलते हैं उसको? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे क्लाइंट्स का होता है ये, ऑलमोस्ट 80% क्लाइंट का वही है इशू कि वो चाहते हैं कि लो लो बजट और इकोनॉमिकल डिज़ाइन हो उनका। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मटेरियल कुछ ऐसा यूज़ करें। खासतौर पे तो अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो उसमें इतने क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आ चुका है कि आप कितना ही पैसा लगाएं वो कम ही पड़ने वाला है। तो उसमें खासतौर पे जो ऐसे लो बजट वाले क्लाइंट होते हैं, उनको हम खासतौर पर ध्यान रखते हैं कि कुछ वॉलपेपर्स वगैरह लगा के उनका कुछ फीचर वॉल वगैरह का खर्चा ज़्यादा कम कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, जो प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं लेकिन कॉस्ट में कम है, वो हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। ओके। अब रही बात इंटीरियर की, तो कुछ उसमें आप फ्री टिप्स देना चाहेंगे जी हम लोगों को कि ये कैसे सस्ते में आप अच्छा इंटीरियर कर सकते जी हैं? एक जी दो चार टिप अगर जी मेजर दे पाए तो। जी आपका अगर समझो बजट लो है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि वॉलपेपर मैंने बताया, वो एकदम लो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आप किसी भी वॉल पर फीचर वॉल करना है तो उसको वॉलपेपर लगाकर उसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम, फोटो फ्रेम, वॉल लैंप वगैरह लगाकर उसको वॉल को अच्छा बना सकते हैं। और उसके सामने कुछ अपना उससे रिलेटेड कलर से मैचिंग सोफ़ा वगैरह कुछ रख के आप एक लिविंग रूम वगैरह या बेडरूम को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। और हम्म, बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि लोअर्स है वगैरह, लैंप, वॉल लैंप, और जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लगा कर कॉस्ट इफेक्टिव भी डिज़ाइन बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बजट ज़्यादा ही जाए। ओके ओके। अगला सवाल थोड़ा अलग है इस सबसे। जी आप ये परभणी से बिलोंग करते हैं, हम्म आप अच्छे इंजीनियर भी हैं, आप काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो इस सबसे जुड़ा एक सवाल है कि अगर परभणी का डेवलपमेंट का विजन आपसे पूछा जाए, हम्म, तो आने वाले 10-15 साल में अगर अपने को परभणी को पूना मुंबई के लेवल में लेके जी जाना है, तो कौन से ऐसे सेक्टर है या सेगमेंट है जी या इंडस्ट्री है जिसके ऊपर काम करना चाहिए अगर परभणी को अपने को ओवरऑल डेवलप करना है तो? एक इंजीनियर के नज़र में क्या जी बताएंगे? जी परभणी तो जो है, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सिटी है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस वाला सिटी है। तो उसको डेवलपमेंट अभी के जो डेट में है उतना डेवलपमेंट है ही नहीं जिस हिसाब का उसका एरिया है। तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो हमें रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन का ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और जो प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं उनको भी, कि रोड्स वगैरह जो है एक्सेस लोगों को अच्छा होना चाहिए, ताकि अपना बिजनेस बढ़ेगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी और अदर फील्ड में भी। तो बिजनेस ग्रो होने से कंपनीज खुद ब खुद ग्रो होंगी, और वो ग्रो होने से जैसे ही इकोनॉमी समझो परभणी की अच्छी हो जाएंगी तो वापस डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा उसका फास्ट। ओके। तो इसमें गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकता है या लेना चाहिए ऐसे जी आपको लगता है इस डेवलपमेंट जी के लिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो चाहिए कि अपने रोड्स वगैरह के लिए ही पहले फोकस करें। उसके बाद चाहिए कि जो अनस्किल जो है लेबर, उनके कुछ उनके लिए कुछ ऐसा रूल बनाए कि वो ना ले पाए ज़्यादातर काम, और टेक्निकल लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, ताकि वो भी आगे आए और ऑटोमेटिकली सिटी का भी डेवलपमेंट उनके साथ साथ ही होगा। तो डेवलपमेंट हमें हमारे ऊपर ही डिपेंड है। बराबर। अब रही बात, आपने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, जी तो एक मुश्किल सवाल ऐसा जी है जी कि अगर उस 100 प्रोजेक्ट्स में से एक ही प्रोजेक्ट ऐसा पूछूं जी जो जी कुछ अलग है, हम्म, हटके या आइकॉनिक प्रोजेक्ट जी जिसको जी बोलेंगे, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताएंगे? जी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें से मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है अभी परवानी में, जो कि हमारे रिलेटिव का ही है। तो उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है, वो G+1 2 BHK प्लस 2 BHK हाउस है। तो उसका इंटीरियर अभी चालू है। उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होने वाला है, मेरा अब तक का बेस्ट डिज़ाइन है। तो उसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, उसके बाद इंटीरियर शुरू होगा। तो वो प्रोजेक्ट अभी बहुत बढ़िया है। तो उसका मेरे को ऐसा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या उसमें खासियत है कि क्या का थोड़ा वो था, तो वो तो लो आपने बजट में मैनेज इतना किया है? खूबसूरत डिज़ाइन बना है वो, उसके लिए मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वाह! और ऐसा कोई प्रोजेक्ट की जो करते वक़्त कोई अड़चनें आई, कोई जी प्रॉब्लम्स आए
और आपने उसके ऊपर कैसे सॉल्यूशन निकाला, ऐसे कोई जी इंसिडेंस याद है? ज़्यादातर मेरे फील्ड जो है इंटीरियर के चलते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक साइड पर लिविंग रूम में जो बीम वगैरह का जो शेप था वो थोड़ा सा आउट हो गया था। तो उसको हमने क्या किया था कि लोवर्स वगैरह प्लाई वगैरह लगा के उसको ऐसा बनाया था कि वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जनरली प्रॉब्लम आया था अनस्किल लेबर वगैरह से शायद। तो उसको हमने रिकवर किया था हमारे इंटीरियर मटेरियल यूज़ करके। ओके। और इस फील्ड में आपके जो अब दोस्त आ रहे हैं, जी जूनियर्स आ रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे बतौर सीनियर जी। के तौर पे? जो भी मेरे जितने भी अभी दोस्त वगैरह जो अभी ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को या कर रहे हैं, उनको ये मेरी ये है कि सबसे पहले तो ईमानदारी से काम करें आप। क्लाइंट को अपना अपना ही समझें घर का। उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट लेकर उनसे उनके हिसाब से काम करें। और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें उनकी जो है टेक्निकल चीज़ें नहीं बैठ रही तो उनको उनके तरीके से बताएं। नहीं कि आप ऐसा डायरेक्ट ना ना बोल दें कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप उनको लेकर चलें तो आपको डायरेक्ट एक साइड से 10 साइड आपके खुद ब खुद बढ़ेंगे और आप ग्रो करेंगे। ओके। अब बात आती है स्टील की, अगर तो स्टील में आप स्टील सेलेक्ट करते हो, क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर जी डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा ही यूज जी करना चाहिए? जी। स्टील के तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। कंक्रीट और स्टील दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बगैर कंस्ट्रक्शन मुश्किल ही है। तो स्टील का जो है टीएमटी होना ज़रूरी है, वो पहले हम चेक करते। और उसमें फिर जो ग्रेड है उसका FE 415 वगैरह, तो उसका हाईएस्ट ग्रेड का होना चाहिए। और कंपनी वगैरह ड्यूरेबल सेलेक्ट करते हैं हम। जैसा कि ओके। आइकॉन स्टील का अगर देखा जाए तो उसका भी मैंने बहुत सारे यूज़ किया है प्रोजेक्ट में। उसका रिजल्ट अब ऑलमोस्ट अभी तक ठीक ठाक मिला है। तो वो एक अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी और ओके। उसका रिजल्ट भी अच्छे दे रही है। क्या बात। सो ये है यंग इंजीनियर अबूज़र मिर्ज़ा जी, जो हाल फिलहाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 100 का खाली पड़ा हुआ आया है। जी तो ऐसे आने वाले पीरियड में 1000 का भी पड़ा हुआ बहुत जी जी जल्दी जी आए, यही आइकॉन स्टील की तरफ जी। से शुभकामनाएं। और थैंक यू। ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट, अभी तो एक आपने बनाया हाँ है, तो वैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट भी बनते रहे, जी यही बिल्कुल। आइकॉन स्टील की तरफ से थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं।